Hi students, today we are going to start our next topic of chapter 3, that is liberalization, privatization and globalization. And in the previous video we have covered liberalization topic, in which we have studied the economic reforms which were taken by the government under liberalization, and what were the reforms. Industrial reform we have talked about, financial sector reforms, tax reforms, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स. राइट, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके थे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स या पॉलिसीज़ को फॉर्म किया, कि लाइसेंसिंग पॉलिसी रिड्यूस कर दी, पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ कम कर दी. फिर हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए. फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने चेंजेस क्या क्या किए कि जो भी आपकी टैक्सेस थी, आई एम सो सॉरी, फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी आपकी बैंक्स थी उसमें आरबीआई का रोल क्या कर दिया, कम कर दिया. अब आरबीआई एक तरीके से रेगुलेटर का वर्क ना कर कर फैसिलिटेटर का काम करेगी. राइट, और प्राइवेट बैंक्स का ओरिजिन किया था, बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स को खोल दिया था. फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट 40% से 51% कर दी थी कि जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हमारी कंट्री में, दे कैन कम एंड इन्वेस्ट अप टू 51%. राइट, और आप कोई भी ब्रांच को एक्सपेंड कर सकते हो विदाउट गेटिंग द लाइसेंस, विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम आरबीआई. कोई भी ब्रांच ओपन कर सकते, कोई भी ब्रांच को एक्सपेंड कर सकते हैं. ये हमने किस में पढ़ा था, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में पढ़ा था. टैक्स रिफॉर्म्स में हमने क्या पढ़ा था, टैक्स रिफॉर्म में टैक्सेस जो थे वो रिड्यूस कर दिए थे, इनडायरेक्ट टैक्स को भी रिड्यूस कर दिया था, प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था जिससे कि आराम से लोग टैक्स पे कर पाएँ. फिर हमने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि रुपी का जो वैल्यू थी उसको डिवैल्यूएट कर दिया था, और मार्केट जो मार्केट था वही डिटरमाइन करेगा एक्सचेंज रेट आपके रुपीज़ का, अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई. राइट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी, लाइक उन्होंने जो कोटास थे, टैरिफ्स थे, उन सबको क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था. लाइसेंसिंग पॉलिसी सिस्टम में भी आपको रिलैक्सेशन दे दिया था कि इंपोर्ट अगर आप करना चाहें तो इंपोर्ट लाइसेंस बनवाने के लिए आपको रिलैक्सेशन दे दिया था. तो ये बात हो गई हमारी लिबरलाइजेशन की. अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की. नेक्स्ट स्टेप जो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो क्या था, प्राइवेटाइजेशन. यानी कि क्योंकि पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही थी और पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अबाउट टू डाई थी, जिनको हम रिहैबिलिएट नहीं कर पा रहे थे, रिवाइव नहीं कर पा रहे थे, तो हमने उनको क्या कर दिया, उनको प्राइवेटाइज कर दिया, उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया. ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीएसयू. पीएसयू का साइज, पीएसयू क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई. राइट, पीएसयू क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई. यानी कि पहले पीएसयू ही हुआ करती थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट ही हुआ करती थी, डोमिनेंस था उनका, लेकिन अब ज़्यादातर काम किसको दे दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया. अब प्राइवेट सेक्टर को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी टू एंटर इन द इंडस्ट्री, इन एनी इंडस्ट्री एक्सेप्ट दोज 3 इंडस्ट्रीज विच आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, दैट इज एटॉमिक पावर, रेलवे एंड डिफेंस. राइट, आफ्टर देन गवर्नमेंट कंपनीज हैव बीन सोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्राइवेट कैपिटल्स. जो आपकी गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको किसको सेल कर दिया गया था, प्राइवेट कैपिटल्स को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को. PSU by selling a part of equity to the public, this process is known as disinvestment. जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स थी उनको सेल कर दिया गया था, किसको, प्राइवेट सेक्टर को. अब पूरा सेल नहीं किया गया था, कुछ पार्ट उसका सेल कर दिया गया था, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, उनको रिहैबिलिएट नहीं किया जा सकता था. आफ्टर देन PSU हैव गिवन एडिशनल कुछ PSUs को एडिशनल पावर भी दी गई थी, फ्रीडम दिया गया था कि वो अपने आप को मर्ज कर सकती हैं, जॉइंट वेंचर में एंटर कर सकती हैं और पैसा भी रेज कर सकती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट. मीन्स गवर्नमेंट इज़ रेडी टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द PSU, उन PSUs के लिए, उन पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए जो कभी तो लॉस में थी, कभी प्रॉफिट में थी, मतलब वो कंटिन्यूस लॉस में नहीं थी. राइट, तो उन PSUs को आपको एडिशनल पावर और फ्रीडम दे दी गई थी कि आप अपनी जो वेंचर्स हैं, अपनी जो कंपनीज हैं, उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं दूसरी कंपनीज़ के साथ, या फिर आप कंपनी से, आप जो गवर्नमेंट है उससे फंड भी रेज कर सकते हैं, डेट ले सकते हैं. तो ये प्राइवेटाइजेशन में कुछ हुआ था. तो प्राइवेटाइजेशन का अगर हम एक समरी में देखें तो प्राइवेटाइजेशन में सबसे मेन थिंग जो थी वो थी डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स selling of public sector unit, selling of shares of public sector unit to the private sector.
बिकॉज प्राइवेट सेक्टर जो था वो अच्छे से काम कर सकता था, उनके पास स्किल्स थी, उनके पास नॉलेज थी, बस उनके पास पैसे की कमी थी. सो गवर्नमेंट इज़ देयर टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस, राइट. अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की. ग्लोबलाइजेशन आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है. इट्स इंटीग्रेट डोमेस्टिक इकोनॉमी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आपकी इकोनॉमी को, डोमेस्टिक इकोनॉमी को बाहर की इकोनॉमीज़ के साथ इंटीग्रेट करना, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. पहले आपको पता है आपकी कंट्री में क्या हुआ था, क्या था. एक्सपोर्ट नहीं करोगे आप, इंपोर्ट नहीं करोगे आप. इंपोर्ट करोगे तो हैवी टैरिफ्स और कोटाज लगाए जाएंगे आपके ऊपर. आप यहाँ से सामान एक्सपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे तो हमारा जो प्रोडक्ट हुआ करता था वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल नहीं होता था, राइट. प्राइसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बहुत टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, तो गुड भी बहुत अच्छा नहीं था. तो इससे क्या होने लगा कि आपके यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था उसमें डेफिसिट होने लगा, ठीक है. एक्सपोर्ट हमें इंपोर्ट तो फिर भी लोग कर रहे थे, क्योंकि नेसेसरी जो होता था हमें वो इंपोर्ट करना पड़ता था. लेकिन बिकॉज वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी, हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास मीन्स हम अपना एक, हमारे जो प्रोडक्ट थे उनके प्राइसेस, उनकी क्वालिटी को देखते हुए बहुत ज़्यादा थे, तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड्स नहीं थी. तो कंडीशन क्या आई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, डेफिसिट में आ गया, ठीक है. एक्सपोर्ट्स तो क्या हो गए, कम हो गए, और इंपोर्ट्स ज़्यादा हो गए. तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि आपकी इकोनॉमी को खोल देना, सारे दरवाजे खोल देना कि ओके, एनी इकोनॉमी, एनी कंट्री कैन कम इन आवर कंट्री एंड ओपन अप और सेट अप देयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओवर हेयर. और कोई भी आए यहाँ से, कोई भी हम सामान इंपोर्ट करेंगे, आप एक्सपोर्ट करो. मीन्स सारे दरवाजे खोल दिए गए थे, पहले बंद किए थे और अब सारे दरवाज़ों को खोल दिया गया था टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. तो क्या क्या था इसमें, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ इक्विटी इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ग्लोबलाइजेशन में क्या किया उन्होंने कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है वो बढ़ा दी. पहले 40% थी और अब कितनी कर दी, 51%. 40% ही तो लोग आना पसंद नहीं करते थे, फॉरेनर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिसाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट ओनली. तो उन्हें क्या लगता था कि अब वहाँ जाएँ भी और फिर 40% का ही हमारा रोल रहेगा. लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि 51% का उनको शेयर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब उन्हें लगा कि हाँ, वी कैन गो इन द कंट्री, राइट. रिडक्शन इन टैरिफ्स में आपको पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि टैरिफ्स जो होता है उसका मतलब होता है इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, क्योंकि पहले हमने यही तो किया था कि इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत टैक्सेस लगा दी थी, जिससे कि लोग बाहर से सामान इंपोर्ट ना करें, जिससे कि हम अपने डोमेस्टिक गुड पर ही क्या रहें, डोमेस्टिक गुड के ऊपर ही डिपेंड रहें. लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आते ही टैरिफ्स को क्या करना पड़ा, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया. और ये रिड्यूस क्यों किया, सो दैट वी कैन इंक्रीज़ द इंटरनेशनल कंपटीशन. हम अपने यहाँ इंटरनेशनल कंपटीशन को इंक्रीज़ कर सकें, और जो नई टेक्नोलॉजी है बाहर, वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ अपग्रेड हो सके. जब वो लोग आएंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो वी कैन ऑल्सो नो अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर प्रिवेलिंग आउटसाइड आवर कंट्री, राइट. तो टैरिफ्स को इसलिए रिड्यूस कर दिया गया. रिमूवल ऑफ क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शन. आपको पता है टैरिफ के साथ एक और चीज़ लगाई थी, कोटाज, जिसे हम बोलते हैं कोटा सिस्टम. कोटा में क्या किया था उन्होंने कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, तो फिर कितना करेंगे, एक लिमिटेड अमाउंट में ही करेंगे. एक अमाउंट फिक्स कर दी थी, तो उस अमाउंट को भी क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया. अब आप जितना मर्जी उतना क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है. इसके बाद पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़. अब क्या किया ग्लोबलाइजेशन में, आपकी जो रुपीज़ है उसकी पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी कर दी गई. मतलब पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि भाई आपकी कंट्री में किस चीज़ के जो आपकी करेंसी है उसका वैल्यू कितनी होगी. पहले कौन डिसाइड करता था, गवर्नमेंट करती थी आपकी करेंसी की वैल्यू को. लेकिन क्योंकि अब हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, तो उससे क्या इम्पैक्ट, हमने क्या किया ग्लोबलाइजेशन में कि भाई अब जो रुपी है उसकी वैल्यू हम डिसाइड ना कर कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे. मार्केट फोर्सेस का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, डिमांड एंड सप्लाई. अब ये भाई कैसे होगी, अब ये देखिए, हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया. आप आइए, फॉरेनर्स से कहा आप आइए हमारी इकोनॉमी में पैसा लगाइए.
वो आते थे लेकिन उनके पास रुपीज़ नहीं हुआ करते थे, उनके पास क्या हुआ करता था, डॉलर या यूरो, जो भी उनकी करेंसी है। वो आते थे, अपनी करेंसी को हमसे एक्सचेंज करते थे, हम उनका डॉलर रख लेते थे और उसके बदले में उनको क्या देते थे, प्राइस यानी कि रुपीज़ दे देते थे। अब क्या होने लगा, धीरे धीरे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो बढ़ने लगा, ठीक है, और मतलब फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई थी वो क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई, बढ़ी ना। और जो हमारा रुपी था उसकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज़ में बढ़ने लग गई, तो क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ने लग गई, ठीक है। तो जब डिमांड और सप्लाई बढ़ेंगी तो उसी के अकॉर्डिंग प्राइस की या रुपीज़ की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो रुपीज़ की वैल्यू अब कौन डिटरमाइन कर रहा था, मार्केट फोर्सेस, नॉट बाय द गवर्नमेंट। ये ग्लोबलाइजेशन में हमने किया था, जिससे कि हम ये सब क्यों कर रहे थे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंट्री में आए, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन हो, बढ़े, और हमारे रुपीज़ की जो वैल्यू है वो भी मार्केट में बढ़ जाए। समझ आया आपको, ठीक है। तो हमने ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें की। अब भाई जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अब तक जो हमने पढ़ ली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनका हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, आज हम वो पढ़ेंगे। अब आपको पता है किसी भी चीज़ के दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पॉजिटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी इकोनॉमी पे, सबसे पहले इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आपका जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो क्या होने लग गया, इंक्रीज़ होने लग गया। अब इंक्रीज़ क्यों हुआ, क्योंकि आपके यहाँ, आपकी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ गया, आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ना। अब भाई जो कंज्यूमर्स थे वो और ज़्यादा डिमांड, उनकी डिमांड जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, ठीक है। पॉपुलेशन जो है वो शुरू से बढ़ ही रही थी। अब लोगों के पास, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ हमारी कंट्री में आ रही थी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी, वो डिमांड करेंगे हमसे प्रोडक्ट की, हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। 5.6% था 1991 में और बढ़कर 7.6 हो गया 2015-16 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का वो क्या पड़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। दूसरी बात, लिबरलाइजेशन किया, आपने इंडस्ट्रीज़ को लिबरल कर दिया, राइट। अब कोई भी पर्सन अपनी इंडस्ट्री खोल सकता है एक्सेप्ट दोज 3 इंडस्ट्रीज़। जब इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो क्या बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, राइट। अब आपने प्राइवेटाइज कर दिया सेक्टर्स को, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ा तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ा, तो उससे प्रोडक्शन जब भी बढ़ेगा तब भी हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी, जीडीपी विल डेफिनेटली इंक्रीज। आफ्टर दैन राइस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपको पता है, ये मैं भी आपको पीछे भी बता चुकी हूँ ग्लोबलाइजेशन पढ़ाते वक्त, कि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने लग गया। कैसे बढ़ा, ऑब्वियसली हमने क्या किया, अपने सारे दरवाजे खोल दिए, आ जाओ भाई फॉरेनर्स, आओ हमारी कंट्री में आकर हमसे सामान परचेज़ करो, या फिर हमारी कंट्री में अपनी इंडस्ट्री सेट करो, ठीक है। वो आते थे, भाई उनके पास डॉलर है, इंडिया में क्या चलेगा, रुपीज़ चलेगा, हमने उनका डॉलर लिया और रुपीज़ दे दिया। ऐसे करके धीरे धीरे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज़ होने लग गया, और इतनी तेज़ी से बढ़ा कि 3000 से अप्रॉक्स लेकर चल रहे हैं हम, $3000 से 25,000 $25,000 हो गया मिलियंस में। 1990 में 3000 के अप्रॉक्स था डॉलर, और अब हमारे पास 1995 में कितना हो गया, 25,000 के अप्रॉक्स मिलियंस में। वाओ, व्हाट अ जंप, अप्रिशिएटिंग है ना। अच्छे इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम पर, वाओ। थर्ड थिंग इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम $100 मिलियन इन 1991 टू $150 मिलियन इन 1995। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तेज़ी से बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा था, बताओ जल्दी। ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमने क्या किया था, उसको बढ़ाकर 51% कर दिया था। फॉरेन कैन इन्वेस्ट इन आवर कंट्री अप टू 51%। जब फॉरेनर्स को लगा वाह 51% हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में, और पॉपुलेशन तो वैसे ही यहाँ की डे बाय डे बढ़ती जाती है, बहुत थी उस टाइम, और बढ़ ही रही थी। तो फॉरेनर्स को लगा कि वाओ इट इज़ अ प्लेस, जो हम देख रहे थे
चलो भाई फिर से 51% लगा देंगे हम, तो वो खुशी से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने लगे और वो बढ़ बढ़कर 150 मिलियन तक हो गया। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो डिक्रीजेस, महंगाई भी कम हो गई। अब महंगाई क्यों कम हो गई, अब महंगाई क्यों कम हुई ये बताइए। हमने पीछे जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं वो सब एक इन द फॉर्म ऑफ इम्पैक्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। महंगाई क्यों बढ़ी, महंगाई क्यों घटी, आपने लिबरलाइजेशन में पढ़ा था ना, क्या टैक्स पॉलिसीज़ पढ़ी थी। टैक्स पॉलिसीज़ क्या होती है, टैक्स पॉलिसीज़ में उन्होंने क्या किया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या कर दिए थे, रिड्यूस कर दिए थे ना। जब टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया तो लोगों ने सेविंग्स करना शुरू कर दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ, जब टैक्स रिड्यूस हुए तो आपकी महंगाई क्या हुई, कम हुई। इन्फ्लेशन पर इफेक्ट पड़ा उसका, वो डिक्रीज़ होने लग गई, ठीक है। तो वो डिक्रीज़ होकर 17% से कहाँ आ गई, 6.5% इन 2001। तो महंगाई भी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। पहले हमारे यहाँ एक ग्लोबलाइजेशन नहीं था, लिमिटेड रिसोर्सेज थी और डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी, तो हम बहुत महंगी चीज़ें बेचते थे। अब हमारे यहाँ हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होने लगा, आपका इन्फ्लेशन कम होने लगा। दूसरी चीज़, पहले अब बैंक्स आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या देने लग गई, लोन देने लग गई। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, वो डिफ्लेशन हुआ, डिक्रीज़ हुई। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स हुए ऐसे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह उन्होंने काम किया। द नेक्स्ट थिंग इज़ फिजिकल डेफिसिट ऑफ द इकोनॉमी इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड। मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए पहले क्या हुआ था कि हम जो हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था, फिजिकल डेफिसिट का मतलब एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर इनकम तो कम थी और एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा थे। तभी तो हमारे यहाँ हम जो IMF और वर्ल्ड बैंक थे उन्होंने सजेस्ट किया था इंडिया को दैट वी विल प्रोवाइड यू द लोन बट यू विल हैव टू फॉलो आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। उन्होंने सजेशन दिया कि आपको एक काम करिए, हम आपको लोन दे देते हैं लेकिन आप अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबरल कर दो और डोमिनेंस जो है पब्लिक सेक्टर का उसको कम कर दो। तो उस टाइम हमारी जो इकोनॉमी थी वो फिजिकल डेफिसिट में थी, मीन्स इम्पोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा थे और एक्सपोर्ट कम थे, ठीक है। अब जब इतना बोरोइंग्स हो गई आपकी, उसके ऊपर बोरो करने लगा आपका इंडिया, तब ग्लोबलाइजेशन के आते यहाँ से एक्सपोर्ट भी बढ़ गए। तो धीरे धीरे जब हमारी डिमांड बढ़ने लगी हमारे प्रोडक्ट्स की, तो एक्सपोर्ट बढ़े और वो किसके बराबर आ गए, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फिर बराबर आ गए। बराबर नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ रिड्यूस हो गए काफ़ी हद तक। तो रिड्यूस होकर 8.5% से रिड्यूस होकर कहाँ आ गए, वो 5% तक आ गए, ठीक है। सो इट्स अ ग्रेट रिडक्शन। तो नेक्स्ट इज द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो कम्स अंडर कंट्रोल। यानी कि आपको पता है आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर दिया था बाद में कि कितना भी एक्सपोर्ट करो भाई अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो यहाँ से खूब एक्सपोर्ट किया जाता था बाहर, जिससे कि क्या हुआ, एक्सपोर्ट बढ़े और रिमूवल हो गया किसका, एक्सपोर्ट ड्यूटी का। तो एक्सपोर्ट बढ़ाओ और खूब ग्लोबलाइजेशन करिए आप, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे। इसके बाद कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी रहे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर वाज नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेस्ड ऑन IT सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। जिस चीज़ पर हम टोटली डिपेंड थे एग्रीकल्चर के ऊपर, अब वो क्या हो गया था, टोटली नेग्लेक्ट हो गया था। हम अब तक जितना भी हमने कुछ पढ़ा कहीं एग्रीकल्चर का नाम आया नहीं आया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई तो भी एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल उसमें से हटा दिया गया, जबकि हम इसी से स्टार्ट हुए थे, यहीं से हमने स्टार्टिंग की थी। तो क्योंकि एग्रीकल्चर को हम ज़्यादा मीन्स कहना चाहिए कि अप्रिशिएट कर सकते थे, उसमें और ज़्यादा काम कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया और उसको निगलेक्ट भी कर दिया, ठीक है। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, सिक्योरिटी ऑफ जॉब हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन में किसी की भी जॉब सिक्योर नहीं रहती है। तभी तो कहते हैं कि भैया गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब, वी जस्ट वांट टू कैच गवर्नमेंट जॉब वेरी सून, व्हाई, because there is a surety in the government job. But now what is the scenario, the scenario is of privatization, and in privatization the security of job is totally reduced, right? तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं थी लोगों की। और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए, स्मॉल स्केल एंड
कॉटेज इंडस्ट्रीज हैज़ डिक्लाइन, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री क्या हो गई, बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। अरे भाई मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं आपकी कंट्री में, वो सेट हो रही हैं यहाँ पर, वो एस्टेब्लिश्ड हो रही हैं, तो आप बताइए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री उनका कैसे कंपटीशन कर पाती। टेक्नोलॉजी में भी हम पीछे, और ऊपर से हम हाथ से कोई चीज़ बना रहे हैं और वो मशीन से वही चीज़ बना रही हैं, तो लोग हाथ की लेना तो पसंद करेंगे, लेकिन वो 10 दिन में एक चीज़ तैयार कर रहे हैं और वो एक दिन में 1000 चीज़ें तैयार करते थे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री बिल्कुल डिक्लाइन हो चुकी थी। रूरल एरियाज़ वर अंडर डेवलप्ड, रूरल एरियाज़ जो थे वो अंडर डेवलप्ड थे, क्योंकि ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान दिया जा रहा था, और इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में सेट थी, इसलिए रूरल एरियाज़ पूरी तरीके से अंडर डेवलप्ड थे। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी वॉज अनफेवरेबल फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जो डिसइन्वेस्टमेंट थी यानी कि प्राइवेट सेक्टर सारा जो सारी प्राइवेटाइजेशन करने का जो सिस्टम था, उससे जो आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे, जो आपके इंडियन इन्वेस्टर्स थे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, उनके लिए वो अनफेवरेबल थी, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ आ रही थी। जब उन्हें पता लगा कि यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि चलो हम भी ख़रीद लेते हैं आपकी, हम कुछ शेयर्स हम ख़रीद लेते हैं आपकी उस कंट्री के कंपनीज़ के। तो जो आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे वो उनके सामने टिक नहीं पाते, टेक्नोलॉजी के मामले में भी, कंपटीशन के मामले में भी, और सारा कुछ धीरे धीरे फिर से उन्हीं के हाथों में जा रहा था। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। पहले क्या था कि जो हम बनाते थे वही हम बेचते थे, राइट, लेकिन जो हम बनाते थे, व्हाट आई वांट टू से कि whatever the seller produce, whatever the manufacturer produce, consumer just consume the good and services. But now consumer has wider choices. कंज्यूमर के पास बहुत सारी choices हैं. मल्टीनेशनल कंपनीज, वाओ, द मल्टीनेशनल कंपनी इज गिविंग so much brands and varieties and qualities far better than the Indian products. तो ये क्या हुआ, कंज्यूमरिज्म स्प्रेड होने लग गया. कंज्यूमर्स पहले अनअवेयर था, वो अवेयर हो चुका है दैट वी हैव वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो वो क्या करता था, अब पहले तो हम क्या बनाते थे, अपनी तरीके से प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन अब हमें किसकी तरह से प्रोडक्ट बनाना पड़ गया, कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स. ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.